गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हमारा जो कोर्स का 10th का क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जेंडर रिलीजन कास्ट। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने एनटीसी स्टेज 2 में भी देखा था। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज गौरव सिंह झाला और आज हम जा रहे हैं एक बार फिर से क्लास 10 के रिविजन के लिए फॉर द 10th कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चैप्टर है उसके लिए दो पर्सपेक्टिव आते हैं। पहला पर्सपेक्टिव कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी यूजेस क्या है या उस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी चैप्टर या जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि हर एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट से कनेक्शन होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं तो पावर शेयरिंग का कनेक्शन किससे है? पावर शेयरिंग का कनेक्शन है यूटिलाइजेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट रीजन्स, जो किसमें आता है? गवर्नेंस में। गवर्नेंस मतलब बेसिकली पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सिस्टम। जो उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को, उस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए पावर शेयरिंग सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट है। पावर शेयरिंग के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है गवर्नमेंट को रन करने के, गवर्नेंस को रन करने के लिए, वो हमने कैसे देखा था? फेडरलिज्म से। अब फेडरलिज्म वो मैकेनिज्म है जो कि पावर शेयरिंग को चलाता है। ठीक है, जैसे कि एक कार है तो उस कार को चलाने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्टीयरिंग जो उसको डायरेक्शन देता है, ब्रेक, एक्सेलेरेटर जो उसको चलाता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट लेकिन कंपाउंड जो उसका एक स्ट्रक्चर है वो कार के फॉर्म में है। ऐसे ही पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग दोनों ही डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो अब जब हर एक कॉन्सेप्ट की एक यूटिलिटी है तो इस कॉन्सेप्ट की क्या यूटिलिटी है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब ये वो हिस्सा है जो हमारे दैनिक जीवन में विच इज मोस्ट कॉमन इन आवर डे टू डे लाइफ, इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स, इनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, इनसे जुड़ी हुई न्यूज, इनसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को हम डेली रूटीन लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, रिसेंटली हम न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी एक कंट्री के अंदर दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में वायलेंस हुआ। मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था। अभी रिसेंटली एक दो कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था। रिसेंटली 21st सेंचुरी में भी ये सिचुएशन है। वो हुआ था जो मैंने बात की थी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच, जो कि दो रीजन्स हैं। दोनों में एथनिक जो कंपोजिशन है सिमिलर, लेकिन अजरबैजान और अर्मेनिया दो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनने नागोर्नो कराबाख जो एक रीजन है उस रीजन को डोमिनेट करने के लिए, पकड़ने के लिए, कब्जे में करने के लिए एक दूसरे में वॉर हुआ। ये तो बात हुई दो रीजन की। जेंडर यानी कि जो हमारा एक सबसे बड़ा इशू है, आपने आजकल बहुत कॉमन देखा होगा, महिलाओं के अधिकारों की बात, महिलाओं के राइट्स की बात, महिलाओं के इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड फ्रीडम। वो जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्ड्स अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या मूवीज में या ऑडियो में। हर जगह ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जहां जेंडर, स्पेशली पुरुष और महिला के बीच का जो एक कंपैरिजन है वो सदियों से हमारी सोसाइटी से, ओल्डर एजेस से ही हम देखते आ रहे हैं। अपने घर में ही देखो क्या होता है। हम देखते हैं कि जो हमारी मदर है, ज्यादातर जो भारत में जो ज्यादातर जो एक कल्चर है उसमें यह रहा है कि महिलाएं घरेलू या डोमेस्टिक वर्क को लिमिटेड होती हैं, परिवार संभालती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, उनके परिवार के लिए, घर के लिए खाना बनाती हैं। डेली उनकी जो एक लाइफ है वो बहुत फिक्स्ड पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स पे चलती है, बट दे आर बेसिकली ट्रीटेड टू टेक केयर ऑफ फैमिली इन होम, और डोमेस्टिक वर्क उनके लिए फिक्स है। पुरुष जो कि मेल है उस पर जिम्मेदारी है घर चलाने की, पैसा कमाने की, बाहर जाने की और सारे डिसीजंस लेने की। कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में बहुत हजार साल पहले ही फिक्स हो गया है कि मेल आर सब्जेक्ट टू फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, जो बाहर जाता है, काम करता है, सारे डिसीजन ले सकता है, एंड फीमेल जो है वो इंफीरियर होती गई। धीरे धीरे वो इतनी इंफीरियर होती गई कि उनका स्तर ही सोसाइटी में बहुत नीचे चला गया। ठीक है, अगर कोई एक कॉमन वर्क है, एक एयरप्लेन है, एक एग्जाम्पल के लिए लेना, सोचना समझना इसको, एक एयरप्लेन है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस है। उस एयरप्लेन को उड़ाने के लिए क्या किसी जेंडर स्पेसिफिक रीजन की आवश्यकता है या उसके अनुसार ही वो एयरप्लेन उड़ेगा? यानी अगर उस एयरप्लेन को मेल चलाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी, आउटसाइड दिस स्कोप, उसके स्कोप से बाहर चली जाएगी, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उससे बाहर चला जाएगा, वो इस तरीके से उड़ा सकता है। या अगर एक महिला उसको उड़ाती है तो उसको बहुत स्लो उड़ाएगी, उसकी मैक्सिमम स्पीड तभी नहीं पहुंच पाएगी। मैकेनिज्म जब सेम है किसी ऑब्जेक्ट का तो उस पर काम करने के लिए चाहे किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वो सेम ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। दुनिया में जितने भी काम हैं उन सब का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है उसको करने का।
आज जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, वही सब्जेक्ट चैप्टर कोई दूसरी वर्ग की महिला भी पढ़ाएंगी या किसी भी वर्ग से बिलोंग करने वाली महिला पढ़ाती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट सेम ही रखेंगी, प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। बट यहां भी हम देखते हैं कि डिफरेंस है महिला पुरुष के काम करने में, उनको अलग अलग अधिकार देने में। हर रिलीजन के अंदर महिला का स्तर अलग अलग प्रकार से देखा जाता है या माना जाता है या सेट किया गया है हमारी रूढ़िवादी विचारधाराओं से, या जो हमारी विचारधारा पुरानी थी। तो रिलीजन भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। रिलीजन इटसेल्फ कैसे डिफरेंट है? रिलीजन जो है इटसेल्फ डिफरेंट है कि हमारे देश की अगर बात करें, देयर आर सो मेनी स्पेसिफिक रिलीजन्स जिनकी सबके अपने कल्चरल वैल्यूज हैं, उनके अपने लिंग्विस्टिक वैल्यूज हैं, उनका अपना हिस्ट्री है, उनका अपना पैटर्न ऑफ सोसाइटिकल अरेंजमेंट है रहने का, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं। और कास्ट स्पेसिफिक है भारत के लिए, जाति भारत के लिए, खासकर हिंदू धर्म में जातिवाद या जाति का जो सेक्शन लास्ट है इस चैप्टर का, वो भारत स्पेसिफिक ज्यादा है। अब इन तीनों का ही रोल क्या पॉलिटिक्स में कहीं है, उस कंसर्न में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल अरेना, क्वेश्चन 1 फॉर बोर्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन कास्ट और इन फ्रीडम और इन पॉलिटिकल एरिया। व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन, रिलीजन से क्या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है पॉलिटिक्स के लिए या नहीं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट, क्या कास्ट में पॉलिटिक्स हावी है या पॉलिटिक्स कास्ट के ऊपर चलती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या पॉलिटिक्स कास्ट के ऊपर चलती है या कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स हावी है, वो हम पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की। सीधे ही मैं कॉन्सेप्ट पे आ गया, जेंडर इनइक्वालिटी। जो जेंडर से रिलेटेड बात है वो हमेशा इक्वालिटी की होती है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, हमारे घर में रहने वाली जो हमारी मदर हैं या सिस्टर हैं, जो भी हमारे आसपास है, अब 21st सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हम देखते हैं महिलाएं हर उस कार्य को कर रही हैं जो पहले कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान थे, मेल डोमिनेटिंग थे, या पेट्रियार्किकल सोसाइटी। क्या वर्ड बोला है? पेट्रियार्किकल। पेट्रियार्किकल मींस ऐसी सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन दी लॉज विच इज डिराइव्ड बाय मेल, जो मेल ने बनाए हैं, मेल के अनुसार है, उन्हीं के अनुसार वो चलता है। ठीक है, क्या हमने कहीं ऐसे देखा है कि किसी महिला के ही नाम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी हुई और उसने अपने बच्चों को डिवाइड की हो? हमेशा क्या होता है, पिता की संपत्ति बच्चों के नाम, पिता की संपत्ति भाइयों के नाम, पिता की संपत्ति। दैट मीन्स प्रॉपर्टी जो हमारे घर का एक हमारे रहने, हमारे पूरी सोसाइटी का एक इंटरनल पार्ट है, उसमें भी मेल डोमिनेशन है। देन हम बात करें महिलाओं का काम में योगदान। जो काम महिलाएं करती हैं हमारे घर में, हमारी मदर सिस्टर जो काम करती हैं, अगर वो वही काम किसी और के घर में जाके करती हैं तो उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी कम है। तो आप सोच के देखो कि आपके घर में अगर कोई वही सब काम जो पूरे दिन का आपकी माताएं या अपनी सिस्टर कर रही हैं, अगर उसकी वैल्यू में, अगर मनी में इवैल्यूएशन करें तो उसकी फीस कितनी ज्यादा होती है। खाना बनाना, खुद बना रहे हैं, घर में खा रहे हैं, अगर आप खाना बनाने के लिए किसी को रखते हैं तो वो कितने पैसे लेता है। यानी महिलाओं का जो वर्क है वो भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है, बट दे आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वर्क, और उनका स्तर हम ये मानते हैं कि घर का ही तो काम करना है। कहीं ना कहीं इक्वालिटी न केवल जुड़ी है विमेन के इक्वल राइट से, बल्कि सोसाइटी की सारी महिलाओं से। कहां कहां इक्वालिटी देखते हैं हम महिलाओं के लिए? अगर महिला पुरुष के बीच में कोई कार्य है, जैसे मैंने बताया एक प्लेन उड़ाना, तो क्या एक पुरुष को 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी और महिला को 50,000 दी जाएगी सिर्फ वो महिला इसलिए? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये होता है हर एक वर्ग के काम पर, हर एक सेक्शन में सोसाइटी में। इनकम इनइक्वालिटी इज ट्रीटेड एज मेल एंड फीमेल, वो की जाती है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। क्योंकि जो मानसिकता है, जो हमारे दिमाग में जो एक सेट पैरामीटर्स है, वो पुरुष प्रधान सोसाइटी से चला आ रहा है। जैसे अगर कास्ट की बात करें या रिलीजन की बात करें, तो कास्ट भी हमारे जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, इंडियन कास्ट सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वर्क करने का जो हमारे यहाँ पैटर्न है, जिस व्यक्ति ने जो काम शुरू किया पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही काम करता आ रहा है। एक लकड़ी का जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, वो लकड़ी का काम कर रहा है, साल दर साल उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को टैलेंट के बेस पे सीखती हुई आ रही है। आर्किटेक्चर, कलाकारी, मीनाकारी, या बात करो पेंटिंग, पीढ़ी दर पीढ़ी पेंटिंग बनाते आ रहे हैं, तो उनका एक अपना एक काम करने का पैटर्न है। इस सोसाइटिकल स्ट्रक्चर का पहला बेस बना था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो आदमी लोहे का काम करता है लोहार, जो बढ़ाई का काम करता है वो बढ़ाई, जो मिट्टी का काम करता है कुम्हार, जो सोने का काम करता है सुनार, वो नाम में ही है। तो नाम से कैसे आया? काम से आया। तो जो हमारे रिलीजन को अगर अलग एस्पेक्ट रखें, इंडिया में कास्ट स्पेसिफिक बात करें तो कास्ट में जो चीजें डेवलप हुई वो वर्क से हुई। महिला और पुरुष के बीच में भी जो चीजें डेवलप हुई वो हुई सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कौन सा काम किसको करना है, इसी आधार पर महिला और पुरुष के काम अलग कर दिए गए, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू अनइक्वल ट्रीटमेंट बेसिस ऑन दी वर्क। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप पढ़ते हो वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके आधार पर महिला पुरुष अलग हुए और फिर उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन रेगुलर
होता गया। तो पहला ही क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अगर 1 मार्क में आता है तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? दैट मीन्स द सेपरेशन ऑफ फीमेल एंड मेल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इज नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर विच स्टार्टेड द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। क्लियर? नाउ जैसे कि इस छोटे इमेज को आप देख के समझते हैं, यहाँ एक इमेज दी है, जेंडर रोल्स आर एग्जामिन्ड। पैदा होते ही बच्चे के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि खिलौना कौन सा खरीदना है। अगर लड़का हुआ तो नहीं पापा कार चाहिए, कार ही चलाऊंगा। क्यों? बिकॉज वो तो लड़का है, वो कार चलाएगा, गुड़िया से थोड़ी खेलेगा। ठीक है। अगर लड़की है तो शी इज सब्जेक्टेड टू प्ले विद द डॉल्स एंड जो कि लड़कियों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं, कुकिंग सेट, डिनर सेट, खाने बनाने का सेट। वाई शी इज नॉट सपोज टू प्ले विद अ कार और अ ट्रक? ठीक है, दैट इज द सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो सेट पैरामीटर है। हमें चलाते हैं ऑटोमेटिकली, हम करते नहीं लेकिन वो होता जाता है। हम करते नहीं लेकिन वो होता जाता है। जो लड़की है शी इज सब्जेक्टेड टू प्ले सिटिंग अरेंजमेंट गेम्स या घर पे बैठ के खेले, लड़कों की तरह दौड़ में हिस्सा, या अब हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज से अगर 20 साल 25 साल पहले भी आप जाओगे ना, आपको विमेन एथलीट्स बहुत कम मिलेंगी, 1 या 2 रेशो है, बट वो रेशो है 1000 में 1, इक्वल नहीं है। इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। फ्रांस में जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम की जब बात हुई थी तो शुरुआती समय में वो केवल पुरुषों के लिए हुई थी। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, अधिकार तो मिले, लेकिन मेल को ही मिले। यानी विमेन स्टिल इज ट्रीटेड इंफीरियर इन फ्रांस, इन यूरोप ऑल्सो, जहां भारत से ज्यादा सिविलाइजेशन जिसको हम मानते हैं कि सिविलाइज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां भी फ्रांस में भी महिलाओं को इक्वल वोटिंग राइट्स, मतदान का अधिकार 1950 तक नहीं मिला था, 1950 तक नहीं मिला था। जबकि वो तो बहुत पहले इक्वालिटी की बात करने वाली सिविलाइज लोग कहे जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसीलिए बढ़ते हैं ना शायद। तो ये चीज जो हम देख रहे हैं कि जेंडर का रोल जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट होता जाता है। अब क्वेश्चंस मैंने क्यों लिखा है, क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो कि अगर ये चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस क्या हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है। चलो मैंने तो एक क्वेश्चन बना दिया, सिंपल क्वेश्चन, कि व्हाट इज पैट्रियार्किकल सोसाइटी। जो पैट्रियार्किकल है ये सोसाइटी क्या होती है पैट्रियार्किकल। ठीक है, क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, पुरुष प्रधान सोसाइटी। ठीक है, पुरुष प्रधान या मेल डोमिनेटेड, यानी जहां पर डिसीजन बेसिकली इंडियन सोसाइटी में इज टेकन बाय मेल। ठीक है, व्हाट इज फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट। अगर आप कहेंगे कि गौरव झाला सर तो फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट का मतलब महिलाओं के इक्वल अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के वोटिंग की बात करते हैं, महिलाओं के इक्वल इकोनॉमिक सेक्शन की बात करते हैं, बराबरी का सैलरी मिले, बराबरी के अधिकार मिले, इंडिपेंडेंस मिले, तो गौरव झाला सर तो फेमिनिस्ट है। दैट मीन्स कोई बोलेगा अरे गौरव सर तो फेमिनिस्ट है, दैट मीन्स गौरव सर महिलाओं के इक्वल जो राइट्स हैं, चाहे वो सोशल हो, ठीक है, चाहे महिलाओं के सोशल राइट्स हों, चाहे महिलाओं के इकोनॉमिक राइट्स हों, ठीक है, या महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स हों, इनकी बात गौरव सर करते हैं। ठीक है, तो गौरव सर का क्या हो गया काम कि गौरव सर फेमिनिस्ट हो गए। देन अगर और क्वेश्चन पूछ के देखो कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिकल एरिना या पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ कंट्री, क्या रोल है पॉलिटिक्स का, क्या रिलीजन के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं या नहीं करते हैं। क्या हम देखते हैं टीवी पे रोज जो न्यूज आती है, किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो वहां धर्म या जाति के आधार पर वोटिंग मांगी जाती है। क्या इसका कोई डिसएडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज है? तो क्वेश्चन बन गया ना कि व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। आपको वहीं से रिकॉल होगा आपका कॉन्सेप्ट, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किसके, कास्ट के अगर वो पॉलिटिक्स में मिक्स हो रही तो, रिलीजन के अगर वो पॉलिटिक्स में मिक्स हो रही तो। ठीक है, देन एक और वर्ड आता है क्वेश्चन, फैमिली लॉज क्या होते हैं, व्हाट इज फैमिली लॉज, फैमिली लॉज क्या होते हैं या हम फैमिली लॉज किसे कहते हैं। तो अब जब बात फैमिली लॉज की हो रही है तो फैमिली लॉज की अगर हम बात कर रहे हैं तो फैमिली लॉज ऐसे नहीं जो कि एक परिवार ने बना दिए और उससे एक परिवार चल रहा है, नहीं, फैमिली लॉ की बात होती है। फैमिली लॉ उसकी बात कर रहे हैं जो एक धर्म के अंदर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति ने नहीं बनाया, उस धर्म के अंदर जो जब इवैल्यूएशन हुआ, जो रिलीजन के अंदर जो नियम कायदे कानून बनाए गए उस समाज के रहने के लिए, जैसे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या क्रिश्चियन समाज, आपको जैसे रहना है, जीवन चलाना है, शादी करना है, बच्चों को रेस करना है, जो टीचिंग्स देनी है, कैसे आप सोसाइटी में रहोगे, लोगों से कैसे मिलोगे, वो जो उनकी गाइडेंस है, उनका एक जिसको हम कह सकते हैं एक प्रोसीजर है लिविंग का, उसे फैमिली लॉज कहते हैं। लाइक हिंदू फैमिलीज लॉज, मुस्लिम फैमिली लॉज, जहां पर मैरिज के पैटर्न, त्योहारों के पैटर्न, उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है, कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, समझ रहे हो, फैमिली लॉज। कई बार ये फैमिली लॉज इतने रिजिड होते हैं कि इसमें महिलाओं का स्तर और नीचे हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन जब हम इस चैप्टर में अपने आप से करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट भी तो इसी से जुड़ा है। चलो सबसे पहला देखते हैं कॉन्सेप्ट
इक्वल राइट्स, कई बार ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कि एक ही जगह पर जेंडर के अंदर केवल आपको महिलाओं के एक ही राइट है कि नहीं सामाजिक स्तर उनका अच्छा हो जाए, इसके अलावा महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, नहीं। इकोनॉमिक डिमांड है, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन है, उसमें महिलाओं का हर एक रिलीजन में अपना एक रहने का एक स्तर है, उनके लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है। कई बार वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि महिलाओं की जो इक्वालिटी है वो उसमें दब जाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। मैंने फिर कहा यहाँ कोई इसको जानबूझ के कर रहा है ऐसा भी नहीं है, या इसको करा जा रहा है ऐसा भी नहीं, बट ये एक सोसाइटिकल सिस्टम हो चुका है। हमारी जो सोसाइटी है, इट इज पेट्रियार्किकल सोसाइटी, द लॉज फ्रेम्ड बाय मेल एंड डोमिनेटेड बाय मेल। क्लियर? तो इक्वल राइट्स केवल लिमिटेड नहीं है इस सेक्शन तक। ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी है, बेसिकली इंडियन सोसाइटी के अंदर फैमिली में बॉयज एंड गर्ल्स में आफ्टर दी बर्थ शुरू से ही उनके बीच में एक पैरामीटर सेट हो जाता है कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है। दैट मीन्स सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, काम करने का जो डिवीजन है वो पहले ही हो गया। ठीक है, विमेन्स आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वर्क, महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर जाकर काम करेंगे। शहरों में, इन अर्बन एरियाज, पुअर वुमेन्स वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर, जो मैंने बताया था। बड़े शहरों में, मेट्रोज में हम देखा कि घर घर में काम करने वाली जो महिलाएं आती हैं वो भी तो डोमेस्टिक काम कर रही हैं, पर उसके लिए वो पैसे ले रही हैं, चार्ज कर रही हैं, वो उनका एक एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मिडिल क्लास होम्स, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू द सेम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। तो जब वो आपके घर का काम जब आपकी माताएं बहनें कर रही हैं, उसकी वैल्यू आप नहीं कर रहे हो, तो जो बाहर जब वो जाके कर रही है जिसकी उसको पैसे मिल रहे हैं, तो आप सोचो कि जिंदगी भर तो एक पुरुष कंगाल हो जाए अगर पैसा देने लगे अपने घर में अपनी माँ को, अपने बहनों को, या अपनी जो धर्म पत्नी है उनको, तो उसके पास तो पैसे ही ना बचे, इतना एडिशनल वर्क वो करती हैं। ठीक है, तो उसका जो लेवल है वो हम अनइक्वल ट्रीट करते हैं, अनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि पुरुष तो बाहर जाके जो काम कर रहा है उसको तो सैलरी मिल रही है, और महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है। चलो नेक्स्ट चीज, अब इसी में आगे देखते हैं जेंडर इक्वालिटी। ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है महिला पुरुष के बीच के भेदभाव को, जेंडर इक्वालिटी। पुरुष को महिलाओं के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, कहां? 3 एरियाज में। इन तीनों एरिया को अगर याद रखोगे तो आप हमेशा क्वेश्चन फ्रेम कर सकोगे। सोशल, सामाजिक अधिकार, इकोनॉमिकल, आर्थिक अधिकार, यानी अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनको बराबरी से पेमेंट मिले, वेजेस मिले, भत्ते मिले। एक काम को अगर पुरुष कर रहा है और सेम काम को महिला कर रही है तो उनके बीच में अर्निंग्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर? मैंने एयरप्लेन वाला एग्जांपल दिया था, उसको आइडिया बना के चलो। देन और पॉलिटिकल, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, महिलाओं को इलेक्शंस में बराबरी से आगे लाना, उनको इलेक्शंस के माध्यम से आगे बढ़ाना, उनका रोल, मताधिकार जो पहले नहीं मिलता था आज से 50-60 साल पहले, अब भारत में तो खैर यूनिवर्सल अडल्ट सफराज है। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, पहले क्या होता था? ऑल मेल सफराज, पुरुषों के वोटिंग अधिकार, पुरुष ही चुन रहे हैं। अमेरिकन कॉन्सेप्ट हो या यूरोपियन सिस्टम हो, सब में न्यूजीलैंड वो पहला देश है जिसने महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तुरंत ही अधिकार दे दिया था राइट का, वोटिंग का। 1950 में, 1950 में भारत ने भी आज़ादी बनते ही, आज़ादी मिलते ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो महिलाओं को यूनिवर्सल अडल्ट सफराज दिया, वोटिंग राइट दिया। कुछ देशों में प्रगति तीव्र हुई, कुछ में बहुत धीरे हुई। फ्रांस ने तो 200 साल तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन उनका 18वीं सेंचुरी में ही फ्रेम हो गया था। क्लियर? तो जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि बेसिकली सबसे बड़ा सब्जेक्ट है इस चैप्टर के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड में भी। मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना हो, तो वो आप जो है लड़की हैं जिनको तालिबानी आतंकवादी संगठन ने उठा लिया था और इनको एजुकेशन नहीं लेने दी थी, पढ़ रही थी, बाद में वहां से बच के निकली और आज दुनिया में एक फेस है जेंडर इक्वालिटी का, विमेंस के एजुकेशन की, लड़कियों की पढ़ाई की, उनके डेवलपमेंट की ये बात करती हैं। तो कैसे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में डिस्कस किया जाता है। जो लोग डिस्कस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेमिनिस्ट। तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि फेमिनिस्ट क्या होता है। पहले जब महिला पुरुषों को राइट इक्वल नहीं थे, महिलाओं का स्तर पहले बहुत ज्यादा कम था, अब नई सेंचुरी में बढ़ रहा है। स्टिल जो व्यक्ति महिलाओं के पॉलिटिकल, सोशल इक्वल या उनके इकोनॉमिकल राइट्स की बात करे, दैट पर्सन इज नोन एज फेमिनिस्ट। दैट मीन्स डिमांड्स फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन रेज्ड इनटू द वर्ल्ड। और दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, आप कितनी भी देखें। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझें, दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज की प्राइम मिनिस्टर महिलाएं हैं, बट रेशो अगेन कम है। भारत में भी सरकार के अंदर कुछ महिला मंत्री हैं, लेकिन रेशो बहुत कम है। निर्मला सीतारमन जी हैं, हरसिमरन कौर बादल जी हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, लेकिन आप देखो केवल 2 महिलाएं हैं पूरे 50 कैबिनेट मिनिस्टर्स के एरिया में, यानी रेशो इज 2/50। यानी अगर आप रेशो निकालोगे तो ओनली 2%
ओनली 4% रेशो है, कितना कम पार्टिसिपेशन है। वहीं वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां महिलाओं का पॉलिटिकल एरिया में रिप्रेजेंटेशन लगभग हाफ है या ज्यादा है, लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, जो 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज हैं यूरोप के ऊपर, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, यहाँ पर महिलाओं का जो डे टू डे गवर्नेंस में रोल है बहुत ज्यादा है, उनका जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो these agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities। भारत में अभी भी यूपी, बिहार और राजस्थान तो सेकंड लोवेस्ट है, बिहार फर्स्ट लोवेस्ट है नीचे से, जहां जो बेसिकली एजुकेशन है महिलाओं की 50% से 55 के बीच में, यानी टोटल पॉपुलेशन जो महिलाओं की है उसमें से केवल 50% ही शिक्षित है। और जब शिक्षित ही नहीं है कोई व्यक्ति तो उसका डेवलपमेंट का इनिशिएशन तो हो ही नहीं सकता। आज अगर मान लो मैं ही शिक्षित नहीं होता तो मेरे पास काम करने के लिए क्या बचता, या तो मैं लेबर का काम करता या मैं अपना कोई छोटा मोटा व्यापार सोचता, मेरी अर्निंग बढ़ने के चांस कम होते। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि जो एजुकेटेड नहीं है वो अर्निंग नहीं कर सकता या उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, बट बेसिक डेवलपमेंट, सोच का, डेवलपमेंट का, या बेसिक जो आपका एक रेज है लेवल, आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होगे, या आप नहीं पढ़ पाए तो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे सर्विसेज को। एजुकेशन आपको एक्सेसिबल बनाती है किसी भी बेटर सर्विस के लिए। लड़कियों की पढ़ाई हम क्यों नहीं करवाते? लड़की तो है, हमारे सोसाइटी का क्या एक स्ट्रक्चर है, शादी होकर चली जाएगी, हमारा घर थोड़ी चलाएगी, हमारा घर तो बेटा चलाएगा। तो बेटा चलाएगा इसीलिए बेटों को तरजीह दी जाती है या पुरुषों को तरजीह दी जाती है, और इसी वजह से भारत का जो सेक्स रेशो है, जेंडर इनक्वालिटी जो है वो लगातार कम हो रहा है। सेक्स रेशो क्या होता है, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो। सेक्स रेशो होता है मेल फीमेल का कंपोजिशन किसी भी कंट्री के अंदर कि 1000 मेल पर 900 फीमेल्स हैं। दैट मीन्स कि जो एक कंपोजिशन है एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मेल फीमेल का, वो कहता है। भारत में पंजाब हरियाणा वो राज्य है जिनके अंदर ये 800 के आसपास पहुंच चुका है। यानी एज अ बर्डन, गर्ल एज अ ट्रीट एज अ बर्डन, गर्ल्स को बर्डन माना जाता है कि शादी करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। दहेज अगेन ये एक सोसाइटिकल एक जो है प्रॉब्लम जो रेज हुई है। जो पहले सिस्टम चला आता था कि जब किसी की शादी होती थी तो लड़की को घर बनाने की, गृहस्थी की चीजें दी जाती थी ताकि शादी करने के बाद वो जाए तो उसको अरेंज ना करना पड़े। धीरे धीरे ये सिस्टम इतना रिजिड होता गया कि इसमें लोगों ने डाउरी, दहेज इसको मांगने लगे, और ये हिंदू रिलीजन में आप देखोगे तो ज्यादा होता है, और धीरे धीरे ये पैटर्न सा बन गया हर जगह। धीरे धीरे जो गरीब वर्ग का व्यक्ति वो नहीं दे पाता है और इसीलिए वो बच्ची या लड़की नहीं चाहता है या लड़की को पढ़ाना चाहता है। तो ये सोसाइटिकल प्रॉब्लम डेवलप हुई है इंडिया में स्पेसिफिकली जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से महिलाओं को बोझ या जो बच्चियों को बोझ समझा जाना। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कहीं कोई लड़की पैदा होती है तो कभी कचरे के डब्बे में पाई जाती है, तो कभी किसी अनाथालय के बाहर पाई जाती है, क्योंकि वो उसको पालना ही नहीं चाहते हैं। इतना सेट मेंटेलिटी हो चुकी है इंडियन जो सिस्टमेटिक हमारा एक एरिना है जिसके अंदर लड़कियों को बोझ समझा जाना चाहिए। भ्रूण हत्या जिसको बोला जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, लड़कियों को गर्भ में ही मार देना। क्लियर? इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार कार्यक्रम चला रही है, बेटियों की एजुकेशन के लिए कार्यक्रम चला रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की भारत में? क्योंकि हमें पता है वो अवेयरनेस नहीं है अभी भी। ठीक है, आज भी ये चैप्टर तो 15 साल पुराना है पर आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस कैसे आ रही है। अब देखो, विमेन, महिलाएं हर वर्ग में काम कर रही हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजर हैं। आप देखोगे बड़ी बड़ी जो SBI की भूतपूर्व जो चेयरमैन थी, ठीक है, अगर आपको नाम पता हो तो। उसके अलावा आप देखोगे ICICI की चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंदिरा नूई, पेप्सिको की चेयरमैन। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी महिलाएं बन जाएंगी जो कि एक्सेप्शनल हैं। वो कार्य कर रही हैं CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, हर जगह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। लेट श्री सुषमा स्वराज जी जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर थी। महिलाएं वो हर एक काम कर रही हैं जो पुरुष कर रहा है। देन फिर इनक्वालिटी क्यों? उनको इनकम की इनक्वालिटी क्यों? उनको बराबर वेटेज क्यों नहीं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जैसा मैंने बताया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है 3-4 बार। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं जहां महिलाओं को बराबरी के अधिकार है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये वो जगह हैं जहां महिलाओं का पब्लिक लाइफ क्या, यानी उनकी सामाजिक स्तर अच्छा है, उनका इकोनॉमिकल स्तर अच्छा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है और वो पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ रहे हैं? तो इतना ज्यादा जब इन्वॉल्वमेंट है महिलाओं का उन कंट्रीज में, तो डेफिनेट सी बात है उनका डेवलपमेंट भी बराबर होगा। जब मेल फीमेल दोनों ही कंट्री के अंदर काम कर रही हैं, इंडिया में क्यों नहीं, या भारत जैसे दूसरे एशियन कंट्रीज में क्यों नहीं? अब एक और टेबल देखें आप, वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज फॉर वुमेन, वो देश जहां महिलाओं का स्तर अच्छा है, पॉलिटिक्स में उनकी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, 50-50 मेल फीमेल कंपोजिशन है,
और भी बहुत सारा योगदान पब्लिक लाइफ। स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, कनाडा, सारे डेवलप कंट्रीज मिलेंगे। फिनलैंड, इसमें कनाडा एक बड़ी कंट्री है जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। स्विट्जरलैंड, बाकी कंट्री आप कह सकते हो कि हाँ सर छोटी कंट्री से पॉपुलेशन कम है सर, आसान है, भारत में तो नहीं हो सकता। पर भारत में नहीं हो सकने वाले का एक रीजन है हमारी पैट्रियार्किकल सोसाइटी, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो सोच है। सोच बदलना बहुत मुश्किल है, और सोच इंडिविजुअल की बदलना बहुत मुश्किल है। क्लियर। न्यूजीलैंड, वो देश जहां सबसे पहले महिलाओं को राइट मिले। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया। लग्जमबर्ग एक बहुत डेवलप कंट्री है, छोटा सा कंट्री है। तो आप देखो 99%, कितना हाई जो है रेशो है। यानी आप ये मान लो 100 मेल है तो 99 फीमेल्स भी, अगर 100 मेल्स हैं तो 99 फीमेल्स भी उसमें उस जगह पर काम कर रही हैं। बिल्कुल बराबरी का अधिकार। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्टेज 1 में तो कई बार इक्वेशन आया, स्टेज 2 में भी आया। ठीक है। इन इंडिया द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स स्टिल वेरी लो। भारत में क्या है, बहुत ही कम। Women face disadvantages, discrimination, oppression to various ways due to patriarchy। इसीलिए इस वर्ड को मैंने बड़ा लिखा है। हमने 2 वर्ड पढ़े अभी इस तक इस चैप्टर, इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट। फेमिनिस्ट, उसकी डेफिनेशन 1 मार्क में भी आती है। पैट्रियार्किकल, उसकी डेफिनेशन 1 मार्क में भी आती है। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द फेमिनिज्म एंड पैट्रियार्किकल सिस्टम, यानी पैट्रियार्किकल सिस्टम क्या है या फेमिनिज्म क्या है, दोनों को मिक्स नहीं करना। फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू फीमेल्स एंड पैट्रियार्किकल इज रिलेटेड टू द लॉज मेड बाय मेल सोसाइटी एंड डोमिनेटेड बाय मेल, तो वो पैट्रियार्किकल में जाता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। अभी रिसेंटली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक कंट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, प्लस फीमेल है। नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इनका नाम है सना मरीन। सना मरीन फिनलैंड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो है ही, प्लस फीमेल भी है। यानी शी इज यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एंड शी इज आल्सो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। यानी कि ये जो है 34 ईयर्स की एज में, 34 ईयर्स की एज में तो भारत में व्यक्ति अपनी रोजगार या अपने एम्प्लॉयमेंट को ढूंढने में ही लगा रहता है कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कहाँ मैं काम करूं। वहां वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। ठीक है। पहले ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी सरकार में, लेकिन बाद में अब ये पीएम हो गई। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं है, इंडिया में भी है। इंडिया में भी आप देखोगे लेट श्री सुषमा स्वराज जी एक्सटर्नल मिनिस्टर थी, निर्मला सीतारमन जी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मीरा कुमार जी सबसे पहली लोकसभा स्पीकर थी, महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी, और प्रतिभा पाटिल जी फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थी, गवर्नर भी थी राजस्थान की। तो ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है, बट अगेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रेशो का। जो रेशो है इंडिया में वो बहुत कम है, बराबरी से नहीं है। ठीक है। अब वो बात सही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर भी कम है। जैसा मैंने बताया कि 2 मिनिस्टर हैं अभी महिलाएं, हरसिमरत कौर बादल जी और निर्मला सीतारमन जी, 45 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंस हो गया ना। एक कानून पास करने के लिए पड़ा हुआ है हमारी पार्लियामेंट में पिछले 15 साल से, जहां ये प्रोविजन दिया जाना चाहिए था कि 33% रिजर्वेशन कर दो, 1/3 सीट्स जो है लोकसभा की रिजर्व कर दो। 1/3 मतलब 552 का 1/3 रिजर्व कर दो महिलाओं के लिए। जैसे कहा हुआ है पंचायती राज और म्युनिसिपालिटीज में, वहां आरक्षण है महिलाओं को, SC ST की महिलाएं और जो विमेन्स है उनका ओवरऑल 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वहां उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है। जबकि लोकसभा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर राज्यों में और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ये प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि वही ना पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष जो MP है, MLAs है, वो चाहते ही नहीं कि महिलाओं का बराबर रिप्रेजेंट हो, तभी तो 10-15 साल से पेंडिंग है, उस पर काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है मेरी। चलो आगे देखते हैं। रीजंस इन इंडिया व्हाई वुमेन इन इंडिया इज नॉट गेटिंग प्रॉपर चांसेस, क्या उसका कारण है। बेटी बचाओ का ये प्रोग्राम जो मोदी जी के द्वारा बहुत तेजी से बनाया गया है, 2015-14 से चल रहा है। इसका रीजन वही है कि हमारी सोसाइटी का चेंजेस होने चाहिए। सोसाइटी में वो जो प्रोसेस है लड़कियों को लेके, उसको आउटकम करना चाहिए। अब देखो कुछ बहुत बेसिक चीज, जैसा मैंने बताया, सबसे पहला डिफरेंस तो एजुकेशन ही है। ठीक है। एजुकेशन, द लिटरेसी रेट 54%। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल या राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की लीस्ट एजुकेशन में। जब एजुकेटेड ही नहीं है तो हायर सैलरी या वेजेस के तो वो वर्क कर ही नहीं पाएंगी, तो वैसे ही पिछड़ गई। ठीक है। पेरेंट्स प्रेफर बॉयज एजुकेशन। दूसरा, जो हमारा समाज पिछले 20, अभी भी नहीं, आज से बस 25 साल पहले चले जाओ, तब तक भी ये पैटर्न था कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को क्या करना है पढ़ा के, उनको तो स्कूल भी छोड़ा देता था, 8, 9, 10 के बाद स्कूल छोड़ दो। आज भी अगर आप गाँव में जाओगे स्टिल आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि लड़कियां जो है या उनकी शिक्षा है उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ठीक है। हम मेजॉरिटी में बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत कहना कि मेरे एरिया में तो सब पढ़ी लिखी है। मेजॉरिटी, भारत की पॉपुलेशन 132 करोड़ हो चुकी है, आप हर जगह नहीं जाके देख सकते। ठीक है।
वेजेस ऑफ सैलरी, जहां महिलाएं काम कर रही हैं, मनरेगा आपने एक पढ़ा होगा क्लास 9th में, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गांव में महिलाओं को बराबरी से भत्ते दिए जाते हैं। अगर 150 रुपए एक दिन काम करने का खेत खोदने के लिए पुरुष को मिल रहा है तो 150 रुपए ही महिला को मिलेगा, वेजेस में बराबरी दी गई है। बट ज्यादातर, अब अगर ये कानून नहीं था मनरेगा एक्ट, इसमें तो कानून के तहत दी जा रही है। अदरवाइज अगर आप अपने घर पे या आप देखोगे जनरलाइज वे में कहीं महिलाएं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही हैं, बिल्डिंग पे काम कर रही हैं, तो वहां पर उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। क्लियर? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि पुरुष फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, महिलाएं फिजिकली वीक होती हैं तो कम आउटपुट दे सकती हैं, कम काम कर सकती हैं। ये बेसिक थिंकिंग है। क्लियर? सॉरी। देन इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, कानून भी बनाया था सरकार ने एक, इक्वल रिन्यूमरेशन, रिन्यूमरेशन मतलब बराबरी का भत्ता दिया जाएगा जहां भी महिला पुरुष काम करेंगे। आज से लगभग 40 साल पहले ही बना दिया था, फिर भी वो चीज पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से चल रही है। देन सोसाइटिकल डिजायर, ये मैंने बताया कि लड़का ही होना चाहिए जो परिवार चलाएगा, घर चलाएगा, वंश चलाएगा। ये सबसे बड़ी रूढ़िवादी सोच, इसमें तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये बेसिक कॉज है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द कॉज of in Indian society, what is the cause in Indian society due to the less availability equality to the women's या less development of the girls। तो उसमें ये बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो जनरल लॉजिकल IQ से आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। अब विमेन एंड जेंडर इनइक्वालिटी, अगेन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इसमें क्यों दिया है पढ़ाओ पे इतना स्ट्रेस? क्योंकि पढ़ाई उनकी डिनाई कर दी जाती है। जब पढ़ाई डिनाई कर दी तो हायर पोस्ट पे, हायर रोल्स पे कैसे जाएंगी वो? क्लियर? नाउ ये एक सिस्टम आप देख सकते हो 1961 से लड़कियों की जो लड़कियों का जो पैदा होने का जो एक हम बात कर रहे हैं, जो काउंट है कि कितनी जो है शिशु जो है बच्चियां पैदा हुई हैं, उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। देखो ये 1970 था सेक्स रेशियो, यानी 1000 मेल पर जो सेक्स रेशियो था 975 था। ठीक है, 1961 से लगातार ये गिरता ही जा रहा है ड्यू टू द सोसाइटिकल प्रेशर, ड्यू टू द रेजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू द विल ऑफ मेल चाइल्ड की लड़का होना चाहिए। और ये जो सामाजिक स्तर है ये कास्टिज्म में भी है, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिलीजन में इन चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि जो 2011 में सेक्स रेशियो है ये भारत का 940 पे आ चुका है। ठीक है, और ये एवरेज है, मतलब ये स्टेट वाइज भी डिफरेंट है भारत में। राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, हिमाचल में अलग है, कर्नाटका में अलग है, केरला में, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था, केरला वो स्टेट है हमारे भारत का जिसका सेक्स रेशियो मेल फीमेल में बिल्कुल अपोजिट है, यानी मेल का रेशियो जो है वो कम है, फीमेल का ज्यादा है। साउथ में आपको ये कम मिलेगा। भारत में नॉर्दर्न इंडिया में ड्यू टू द सोसाइटिकल प्रेशर, सोसाइटिकल अरेंजमेंट, आपको नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में ये कम मिलेगा। पंजाब हरियाणा में तो सबसे कम है ही। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो बताना चाहता हूं पर नहीं बता पाऊंगा, तो ये एक जो है लिमिटेशन है। ठीक है, सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो दोनों में डिफरेंस है। सेक्स रेशियो होता है अडल्ट में और चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें मेल और फीमेल का कंपोजिशन। ये भी ड्रास्टिकली नीचे ही जा रहा है जैसे आप देख सकते हो, यानी 2011 में ये कितना कम रह गया, खासकर लड़कियों को भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड का कारण आप यहाँ देख सकते हो। यही कारण है कि क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया जा रहा है। क्लियर? लॉजिक से पढ़ो, चैप्टर को अंदर से पढ़ोगे एज अ थीम तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब ऐसी कोई न्यूज देख लोगे तो तुरंत चैप्टर भी रिकॉल हो जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं कि जो कॉज है सेक्स रेशियो का, आप देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो दिखा रहा है पर्पल लाइन। ठीक है, सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 बच्चों का। ओवरऑल एडल्ट सेक्स रेशियो दिखा रही है रेड लाइन। तो आप देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो तो लगातार गिरता ही जा रहा है। द डिजायर ऑफ मेल बॉय, बच्चा हो तो लड़का ही पैदा हो, लड़की ना हो, अगर लड़की है तो उसको पैदा ही मत होने दो। लगातार 2011 में 914। हाँ, ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो अब ड्यू टू द एफर्ट्स ग्रो कर रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर जो रेशियो है वो चेंज हुआ है, बट स्टिल काउंट जो है वो कम है। ठीक है, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, महिलाओं को या लड़कियों को घर में मार देना ड्यू टू द सामाजिक बर्डन, जो सोसाइटी ने बोला है कि नहीं बोझ है, तो परिवार ने भी मान लिया बोझ है। ठीक है, वुमेन्स ट्रीटेड इंफीरियर एंड लेस कैपेबल फिजिकल स्ट्रेंथ में, जैसा हमने बात किया। सोसाइटिकल व्यू टुवर्ड्स फीमेल, जो सोच है महिलाओं के प्रति, जो मैंने बताया। ठीक है, एंड सोसाइटिकल प्रेशर कि अगर गरीब वर्ग है उसको 2 बेटियां हो गई, 3 बेटियां होगी। इवन आप देखो ऐसा भी अक्सर होता है, मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि किसी पर्सन को 3 से 4 से 5 बेटियां हैं, स्टिल ही इज डिजायर टू अ मेल जस्ट टू रेज हिज नेम, हिज फैमिली। तो वो जो 4-5 बच्चियां हो गई उनकी तो जीवन वैसे ही खराब हो गया, क्योंकि उनकी तो शिक्षा, उनकी डेवलपमेंट वो सब रुक गया। और ये हम बहुत आम देख सकते हैं हमारी डेली रूटीन की लाइफ में।
आप कहीं भी देखो अपने परिवार में दूर दूर कहीं ना कहीं आपको ये चीजें मिल ही जाएंगी। तो ये हमारे डे टू डे का लाइफ का सब्जेक्ट का नॉलेज का चैप्टर है कि जो डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं। क्लियर। तो जेंडर इक्वालिटी की जो हमने बात की वो हमने यहाँ बात की महिला और पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए। अब चैप्टर के कंसर्न में महिलाओं का पॉलिटिक्स में कितना योगदान है, या क्या भारत में ऐसा कोई एरिया है जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, या क्या भारत में ऐसी कोई चीजें हैं जहां हम देख सकते हैं कि भारत ज्यादा बेटर डेवलप कर रहा है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। तो देखो वर्ल्ड एवरेज पुराना डायग्राम है, अभी ये नया हो चुका है। वर्ल्ड एवरेज 21 हो चुका है, ठीक है, यानी दुनिया में महिलाओं का पॉलिटिक्स में योगदान 21 है। सबसे ज्यादा हमने बात की थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है ही, अमेरिका में है, यूरोप में है, सब सहारा कंट्रीज में, एशिया में। इंडिया का एवरेज जो कि 14% हो चुका है, अब बेसिकली 8.3 नहीं है, 14% हो चुका है, वो अभी वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। यानी महिलाओं का पॉलिटिक्स में बराबरी से अधिकार भारत में नहीं है। क्लियर। तो ये तो बात हुई है किसकी, बुक का ही डायग्राम है, वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो लोकसभा में अब 14% है। यानी लोकसभा में बहुत सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तो हैं, बहुत सारी महिलाएं जीत कर तो आई हैं, स्टिल उनका जो रिप्रेजेंटेशन है 552 में से वो बहुत कम है। ठीक है। देन आप देखोगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कम है वो इसका है कि स्टेट असेंबलीज में, यानी राज्यों में तो महिलाओं का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का काउंट और ज्यादा कम है। तो पॉलिटिक्स में तो इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है। ठीक है। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखो, गांव में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में हमने क्या किया, महिलाओं को सशक्त बनाया है, महिलाओं को स्ट्रांग बनाया है। 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व की है हमने, किसके लिए, महिलाओं के लिए। 1/3 सीट्स हमने रिजर्व की है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनटीएससी के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। अब तो ये 50% हो चुका है बहुत सारे स्टेट्स में, राजस्थान में 50% हो चुका है, मध्य प्रदेश में 50% सीट्स जो है महिलाओं के लिए। विमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में भी एक बिल पेंडिंग है जैसा मैंने बताया था, लेकिन वो पास होने की चांस अभी भी नहीं है, काम ही नहीं हो रहा इस पे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनक्वालिटी। तो पंचायती राज वो एग्जांपल है जो जेंडर इनक्वालिटी में भारत का एक स्टेप है, इंडियन डेमोक्रेसी का एक स्टेप है, जिससे महिलाओं का लगभग 10 लाख महिलाएं भारत की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, पंचायती और म्युनिसिपैलिटी के वर्क के अंदर। क्लियर। तो इट इज अ सॉल्यूशन जो होना चाहिए भारत की बड़ी राजनीति में महिलाओं को लाने के लिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं उस इशू पे जो ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का, धर्म जाति संप्रदाय। मैं इस जाति का, मैं इस धर्म का, हमारा ये अलग है, हमारा वो अलग है, हम ज्यादा हायर है, हम सुपीरियर है। तो याद करो सिन्हाला और तमिल में क्या हुआ था। भले ही कोई भी सरकार मेजोरिटी पे बनी हो, चाहे हिंदू पे बनी हो या मुस्लिम पे बनी हो, सिख पे बनी हो, अगर वो मेजोरिटिज्म को फेवर कर रही है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो दोनों को ही भुगतना पड़ेगा, डिसीजंस दोनों ही साइड्स को जो है वो झेलने पड़ेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, आपकी बुक का ही ये एक लाइन है, कि धर्म को पॉलिटिक्स से कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी अच्छी चीजों को इनबिल्ड किया जा सकता है, वो रहेगा। हम जिस समाज में रहते हैं, ह्यूमंस जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम हमारे फिक्स स्ट्रक्चर्स को सालों दर साल फॉलो करते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट के, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, हम अपनी अलग से कम्युनिटी बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, अलग काम करेंगे, आप तब तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे जब तक आपको सपोर्ट पॉपुलर नहीं मिलेगा और आप गुडविल के लिए काम ना करो। तो हर जाति धर्म संप्रदाय अपने ग्रुप बनाए, एसोसिएशन बनाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब वो इंटरमिंगल होते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ और फेवरिज्म होने लगता है, तब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो हमने दुनिया के हर हिस्से में देखे हैं। क्लियर। नाउ मोस्ट वायलेंट आर इन द वर्ल्ड हैपन ड्यू टू रिलीजन। एक और ये भी सर्वे है कि दुनिया में जितने भी दंगे फसाद या मैसेकर हुए हैं, खून खराबा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं धर्म या जाति के आधार पर होने वाली हिंसक झड़पें ही सामने आती हैं। ठीक है। दूसरा फैमिली लॉज, ये जो फैमिली लॉज का पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन रिलीजन, उससे महिलाओं का स्तर तो कम होता ही है, उनका धार्मिक स्तर में भी जो लोअर उनका स्टैंडर्ड है वो कम हो जाता है। क्लियर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम पॉलिटिक्स से सेपरेट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम देखेंगे। पॉलिटिकल एरिया में तो ये हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, कास्ट एंड रिलीजन का रोल, जेंडर हम बात कर चुके हैं, अब एक बार रिलीजन की बात भी कर लेते हैं। ठीक है। Ideas, ideal and values drawn from different religions can perhaps should play a role in politics. हो सकता है कि पॉलिटिकल आपने जो ग्रुप बनाया है, जैसे हमने डच और हमने देखा था फ्रेंच का, हो सकता है भारत में हिंदू के बेस पे कोई पार्टी हो, कोई पार्टी मुस्लिम के बेस पे हो। ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर से आधारित कोई पार्टी देश चलाने लगे तो 100% मान लो कहीं ना कहीं फेवरिज्म होगा, जो देश के हित में नहीं होगा, डेमोक्रेसी के हित में नहीं होगा। People should be able to express their views in politics according to their religion, need their interest and demand. हो सकता है कि कोई धर्म पिछड़ा हो, बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो, उसको डेवलपमेंट के लिए अपने संगठन की जरूरत हो, और वो इंडिपेंडेंट है भारत में, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन
उसके आधार पर पॉलिटिक्स करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। कि हम जैसे कि हम इस दंश से पीड़ित हो चुके हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी आधार पर हुआ था, कम्युनलिज्म के आधार पर हुआ था कि मुस्लिम कैन बी डेवलप्ड इन अ मुस्लिम रीजन। लेकिन आप खुद देखो कि क्या आज हम ये देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री है? पाकिस्तान तो एक मेजोरिटी पर बना हुआ देश है ना, उसका नेशनल रिलीजन भी एक अपना खुद का रिलीजन है। लेकिन क्या इंडियन जो आप देखते हो डेवलपमेंट वो पाकिस्तान से कम हुआ है? जबकि भारत में तो हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं। भारत का डेवलपमेंट तो बहुत कम होना चाहिए था। 6 धर्म होते हुए भी हम लोग कितने सौहार्द से रह रहे हैं, हम लोग कितने पॉलिटिकल पीस में रह रहे हैं, और इंडिया लगातार डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड लीडर बन रहा है। तो कोई भी रिलीजन कभी भी पॉलिटिक्स के बेस पे अगर बनाया जाता है या रिलीजनिज्म पॉलिटिकल विल होती है, वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाती, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, आप देखो सीरिया, इराक, ईरान, मैं किसी भी धर्मधारी संप्रदाय को फेवर नहीं करता हूं, पर इसको आप लॉजिक से समझो। जब हिटलर था जर्मनी में, तो जूइस एंड एथनिक एक आइडिया उसका जो था कि आर्यंस और जूइस के बेसिस पे उसने अपना देश तोड़ा। आज इजराइल में दुनिया भर के जूइस रह रहे हैं, इजराइल एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, आज जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, सीरिया, इराक, ईरान, ये टेररिज्म से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी होना कि पॉलिटिकल सिस्टम केवल एक रिलीजन पे चले, ये 100% फैक्ट नहीं होता है, कहीं पर भी फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, उस रिलीजन की बेटर थिंग्स उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकती है, उस कंट्री को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, भारत में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हर धर्म से रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हर धर्म से रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट हर रिलीजन से रहे हैं। आप देख लो, उठाकर जितने भी प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, आपको एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सरदार गुरुमिहाल सिख जैसे हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर मिल जाएंगे। जो कंट्री रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखता है, वो कंट्री डेवलप होता है। क्लियर? नाउ those who had political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so that prevent discrimination and oppression. The political acts are not wrong as they are treated. तो पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन मिक्स हो, ये गलत नहीं है, उसकी गुड थिंग्स उसके साथ आए और उस रिलीजन का डेवलपमेंट हो या उस सेक्शन का डेवलपमेंट हो, दैट इज गुड। बट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करना इज नॉट गुड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ कम्युनलिज्म वो चीज है जो रिलीजनिज्म से डेवलप होती है। यानी अगर आप ये मान लो कि हमारा डेवलपमेंट तो हमारी जाति संप्रदाय के साथ रहकर ही होगा, हम भारत के अलग हिस्सों में नहीं मिल सकते, या हम अगर अमेरिका में रह सकते हैं तो हम अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो हम हमारे अलग ही ग्रुप बना के रहेंगे, तभी देश विकसित होगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स में, इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। किसी सोसाइटी, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर एक ही चीज को फेवर करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्शन, दैट इज नोन एज कम्युनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। कम्युनलिज्म कई बार सेक्शन के होता है, समाज की, सोसाइटी के लिए होता है, कई बार ये अदर सोसाइटी के ऊपर या अदर सेक्शन के बेस पर जाता है। कम्युनलिज्म बेसिकली इन्वॉल्व करता है थिंकिंग ऐसी आइडियोलॉजी पर जिसमें आप ये मानते हो कि आई बी सेफ, आई बी डेवलप्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माई रीजन और माई कास्ट और माई एथेंसिटी, जो कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है, जो नेशन के या डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। क्लियर? इन इट्स एक्सट्रीम फॉर, और जब कम्युनलिज्म एक्सट्रीम हो जाता है तो हम अक्सर अलगाववादी या सिसेशन, अलगाववाद देखते हैं, या तो लोग टूटते हैं या रीजन्स टूटते हैं, एक रीजन्स के डबल डबल टुकड़े होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का हुआ कम्युनलिज्म बेसिस पे। जो उस समय के थिंकर्स थे, जो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान वुड बी अ ग्रेट प्लेस फॉर मुस्लिम्स और हमें हमारे ही रीजन चाहिए। हो सकता है उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है लोगों की ये विल ना रही हो, लेकिन आज वो रीजन क्रिएट हो गया, पाकिस्तान हुआ, ईस्ट बंगाल हुआ, ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश के रूप में देश बन गया और शायद पाकिस्तान से ज्यादा ही डेवलप है। क्लियर? तो डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, इज नॉट रिलेटेड टू एनी सेक्शन। ये आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल जो एजेंडाज हैं उसके लिए। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। तो कम्युनलिज्म बेसिकली एक चैलेंज तो है डेमोक्रेसी के लिए, ये आपको लिखना है जब भी आपसे पूछा जाए, तो यस इट इज अ चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग दैट रिलीजन इज द बेस्ड ऑफ द पॉलिटिकल टाइम। हो सकता है थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट लगे, बट इजी वे में समझोगे तो, बुक में जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है? डिजायर टू पॉलिटिकल सुपीरियरिटी, यानी इसमें क्या होता है कि रिलीजन की ये सुपरमेसी की हमारे रिलीजन को ऊपर ले जाने के लिए पॉलिटिकल पावर जरूरी है लेना। पहला आइडियोलॉजी। डिमांड्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिजायर, ये मैंने इसीलिए पॉइंट्स में लिखा है कि हमारा सामाजिक इंटरेस्ट अलग है, हमारा समाज अलग है, हम जिस तरीके से ऑक्यूपेशन करते हैं, हमारे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर अलग है, हमारा इकोनॉमिक अर्निंग अलग है, और वो सब तभी बढ़ेगा जब हम हमारे रिलीजन को आगे बढ़ाएंगे। तो रिलीजनिज्म इज बेसिकली रिलेटेड टू कम्युनलिज्म। क्लियर? लीड्स टू वायलेंस। सिन्हाला में देखा था, यहाँ बात केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं है, यहाँ बात पूरे देश में, दुनिया में फैले हुए धर्म की है।
और दुनिया में मेजोरिटी में 3 या 4 ही रिलीजन ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये वो मेजर रिलीजन है जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, अलग अलग स्फेयर है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर। मेजर चैलेंजेस टू इस कम्युनलिज्म। अब ये मेजर चैलेंज क्या है कम्युनलिज्म की? कम्युनलिज्म इटसेल्फ एक चैलेंज है कि अगर हम भारत में रहकर सोच रहे हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है या हमारी जाति धर्म संप्रदाय सुरक्षित नहीं है, तो ये आपका आइडियोलॉजिकल कम्युनलिज्म थिंकिंग है। ठीक है, कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भारत में हिंदुइज्म को खतरा है, कि भारत में मुस्लिम को खतरा है, या भारत में सिख को खतरा है, या क्रिश्चियन को खतरा है। दैट इज द थॉट ऑफ कम्युनलिज्म, जिसमें आप ये मानते हो कि आप अपने लोगों के बीच ही सेफ हो। तो क्या भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है? भारत में तो हर धर्म को अपना इंडिपेंडेंस दी गई है, हर धर्म अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर को बना सकता है। कॉन्वेंट स्कूल बनाओ, मदरसा बनाओ, हिंदू धर्म के आधार पर आप अपने स्कूल चलाओ, कुछ भी करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप हर फेस्टिवल मनाओ, आप रैलीज निकालो, अपने फेस्टिवल के लिए रोड पे आप सारा आप शो ऑफ करो। सब भारत में इतनी आजादी जो है वो किसी और कंट्री में नहीं दी गई है। दैट इज द रीजन कि व्हाई कम्युनलिज्म शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजनिज्म एंड कम्युनलिज्म शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम डेमोक्रेसी। अपील्स, धर्म के आधार पर वोट मांगना, ये सबसे बड़ा काम जो कम्युनिज्म को बढ़ाता है। वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, हमारे धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर वोट मांगना, ये कास्ट में भी लागू होता है, रिलीजन में भी लागू होता है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स रिलीजियस फेवरिज्म, इसलिए ये घातक हो जाता है। अब देखो, वो बात थी उसकी। अब बात करते हैं कि भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलर स्टेट है, तो व्हाई वी नीड कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, या कम्युनलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में? नाउ अब यहां आप देखो, इंडिया हैज नो नेशनल रिलीजन, भारत का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, नो नेशनल रिलीजन। और साथ ही में फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड रिलीजन, यानी भारत के अंदर आपको आजादी है अपने धर्म को हर तरीके से जीने की, उसको मानने की, पूजने की, फैलाने की भी। इतना भी नहीं रोका, फैला भी सकते हो, जो मानना चाहे मान सकता है। हाँ, फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। लेकिन इतनी इंडिपेंडेंस दी हुई है, ठीक है। दूसरे देशों में आप जाओ, अरे दूसरे देशों में मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। अब इतनी कंट्रीज में जाओ वर्ल्ड के जहां रिलीजन को आप फ्री में प्रोफेस या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज आज भी इसको मानते हैं, यानी दुनिया में सेक्युलरिज्म हर देश ने आज भी नहीं माना है। इंडोनेशिया की अगर बात करूं तो मेजॉरिटी रिलीजन मुस्लिम है, पाकिस्तान मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करता है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। जो श्रीलंका है वो सिन्हाली राष्ट्र है, उनका धर्म बुद्धिज्म है। दुनिया में आज भी देश हैं जो बेसिकली सेक्युलरिज्म को बिलोंग नहीं करते हैं। इंडिया ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म रखा है, ठीक है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सरकार खुद रोकती है कि धर्म के आधार पर आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे उसको नौकरी देना हो, चाहे उसको आगे बढ़ना हो, ठीक है। सेक्युलरिज्म काउंटर कम्युनिज्म, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता जो हमारे यहाँ हम बोलते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता भारत की डेवलपमेंट का एकमात्र उपाय है, ठीक है। याद रखो, तुम भी बड़े होगे तो याद रखना इन चीजों को। धर्म जाति संप्रदाय की चीजों में मत पड़ना, डेवलपमेंट के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना। डेवलपमेंट जो है वो रिलीजन से बेस्ड पे नहीं होता है, ना कास्ट के बेस पे होता है, कास्ट पे भी आऊंगा मैं। और स्टेट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है, पैसा देती है रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का। तो इतनी आजादी जब भारत ने दी है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट, वो देश, वो कंट्री जो किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है रिलीजन के अंदर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर। आपको आजादी है, आप कनाडा में जाओ, आप मंदिर बनाओ, आप गुरुद्वारा बनाओ, आप मॉस्क बनाओ, कनाडा सरकार आपको मना नहीं करेगी, अमेरिकन गवर्नमेंट आपको नहीं करेगी। उन्होंने दी है सेक्युलरिज्म की फीलिंग, तो इसलिए सेक्युलरिज्म शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमारा फेवरेट टॉपिक जाति, यानी भारत के केस में तो सबसे अलग, धर्म भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है भारत में जितना जाति प्रॉब्लमेटिक है। यानी जाति का भी ज्यादातर सेक्शन जो है इंडिया में अगर बात करें तो हिंदुइज्म या हिंदू रिलीजन के केस में ज्यादा आता है। तो अब अगर आप देखोगे कि हिंदुइज्म में ही सेक्शन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर बना कैसे? काम के बेसिस पे, मर्चेंट्स, व्यापारी वैश्य कम्युनिटी में बिलोंग करने वाले, वॉरियर्स किंग्स क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, पूजा अर्चना राजा को ज्ञान देने के लिए ब्राह्मण्स, और बाकी जितना भी काम बचा पूरे दुनिया का, शूद्रास, किसान खेती कर रहा है, चमड़े का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, नाव बनाने वाला, बाल काटने वाला, मूर्ति बनाने वाला, इतने सारे काम के आधार पर धीरे धीरे सोसाइटी बना दी गई। और यही सबसे बड़ा दंश भारतीय समुदाय की कास्ट सिस्टम को मिला, ठीक है। अब जो बेचारे काम कर रहे थे वो तो काम कर रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि कब वो सेक्शन सोसाइटिकल डिफरेंस में सेक्शनाइज होते गए, और यही सेक्शनाइज नई सेंचुरी में आते आते अनटचेबल्स की कैटेगरी में चला गया। हम हमारे घर में झाड़ू करते हैं, हम हमारे घर में पोछा लगाते हैं, हम हमारे घर के सिंक साफ करते हैं,
वही काम जब कोई और कम्युनिटी का कर रहा है आपके आसपास के एनवायरमेंट, वो अनटचेबल कैसे हो गया? क्या हमारे घर में गंदगी नहीं पाई जाती? क्या हमारे घर में अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है? जब हम हमारे समाज की सफाई कर रहे हैं तो समाज को साफ करने वाला व्यक्ति अनटचेबल कैसे हो गया? ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस होती गई 200 साल 250 साल तक, उसने इंडियन कास्ट सिस्टम को इतना रिजिड कर दिया कि एक कास्ट दूसरे कास्ट को आउटकास्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, टोटली ही रिसोर्सेज से बाहर करने के लिए उतारू हो गई। अपर कास्ट टोटली आउटकास्ट करने लगे। और फिर इन्हीं सबको देखते हुए हमारे जो फ्रेमर्स थे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर्स थे, B.R. अम्बेडकर, केशव पनिकर, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ज्योतिबा फुले, उन्होंने जाति के आधार पर डेवलपमेंट करने का शुरुआत की और रिजर्वेशंस का प्रावधान करा। अगर आप ब्रॉड वे में समझोगे ना तो गलती किसी की भी नहीं देखने को आएगी, लेकिन जो सेक्शन वाइज जो एक सिस्टम बन गया हमारे देश का, जिसमें जातिगत जो हिंसाएं वो बढ़ने लगी, जातिगत डोमिनेशन, आउटकास्ट करना, किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी कास्ट को इतना आउटकास्ट कर देना बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब जातिगत उसको समाज से ही बाहर कर दो, यानी इस समाज का ही वो हिस्सा नहीं है, वो समाज में रह रहा है लेकिन समाज का हिस्सा नहीं है। B.R. अम्बेडकर की जीवनी आप देखें, B.R. अम्बेडकर के बारे में एक शो चल रहा है अभी एक टेलीविजन पे, उसको आप देखें, कितना संघर्ष उन्होंने किया है पढ़ने के लिए ही केवल, यानी पढ़ने जैसा बेसिक चीज भी आउटकास्ट कर देगी। तो ये सोसाइटिकल स्ट्रक्चर जो था, ये हमारे यहाँ पर कॉज बना हमारी सोशल एविल प्रैक्टिसेस का। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कास्ट में हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको शेड्यूल क्यों बोला गया है? एक इतना लंबा उनका इतिहास है, इतना लंबा उनका सेक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अलग से प्रावधान बनाए गए, उनको अधिकार दिए गए, उनको सेपरेट पॉइंट्स दिए गए। अगर आप देखोगे कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इस कास्ट में भी, लोअर कास्ट में भी, कि उनके अंदर इतना सारा कंपोजिशन है कि उनके रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और जब उनको अनटचेबिलिटी जैसा एक ऑफेंसिव एरिया में ला दिया गया तो सरकार को अनटचेबिलिटी के ऊपर भी कानून बनाना पड़ा। अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो दंड का अधिकारी होता है और सरकार दंडाधिकारी है, वो उसको दंड देगी। क्लियर? तो ये जो अनटचेबिलिटी है, ये एक तरीके से अभिशाप बन गया भारतीय सोसाइटी के लिए, और धीरे धीरे जो गैप है वो और बढ़ता गया, जो वायलेंस है वो और बढ़ता गया। तो प्लीज इसको फॉलो ना करें, फॉलो करें एजुकेशन को, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अब कास्ट में जब पॉलिटिक्स घुसने लगती है या जब पॉलिटिक्स कास्ट में आने लगती है तो भारत या देश या डेमोक्रेसी का माहौल और खराब होता है। जाति के आधार पर वोट मांगना, हमारी जाति पिछड़ी है, हम इसको आगे ले जाएंगे, हमें वोट करें, या हमारी जाति सबसे पिछड़ी है, हम इसको आगे ले जाएंगे, हमें ही वोट करें। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने कास्ट बेस्ड कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि वो उसके लोगों को आकर्षित कर सके और उसके लोगों को आगे डेवलपमेंट के लिए ले आ सके, जबकि ऐसा 100% सही नहीं है। क्या एक कास्ट को बिलोंग करने वाला MP MLA हर साल जीतता हो? ऐसा पॉसिबल है? सोच के देखो, यस और नो? नो में ही आएगा आंसर। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एक कास्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ है वो हर साल इलेक्शन जीते, भले ही वो उसकी जिस एरिया से इलेक्शन लड़ रहा है वहां उस कास्ट की पॉपुलेशन 80% ही क्यों ना हो। दैट इज नॉट नेसेसरी, बट कास्ट इन्फ्लुएंस दी पॉलिटिक्स वो करती है, क्योंकि भारत का जो कंपोजिशन है वो बहुत डाइवर्स है, हर जगह पर अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं, और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हर जाति का वोट फेवर चाहिए, ना कि किसी एक कास्ट का। स्टिल कास्ट इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल पार्टीज को। ये डायग्राम देखो, भारत में तो इतना मेजर होता है कि मेजर जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, देन सेकंड माइनॉरिटी बिगेस्ट इज मुस्लिम, अलग हो भी नहीं सकते और अलग होना भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी एंड सिख, इतना लंबा डेवलप। अब हिंदुइज्म में भी कास्ट के सब सेक्शंस हैं, तो आप मानो कि इन सब में भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो कास्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो SC और ST में तो आदिवासी जनसमूह, यानी कि आदिवासी, आदिवासी क्यों कहते हैं? आदिवासी मतलब कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं ST की, गोंड, संथाल, कैबा, कोल, इनके 1000-1500 साल पुराना इतिहास है इनका, इनकी जो ट्राइब है इतने सालों से एग्जिस्टेंस में, बट इनको जो सेक्शनाइज कर दिया गया जिसकी वजह से इनका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पीछे चला गया। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया। 2011 के अनुसार आप देखो लगभग 16% भारत की पॉपुलेशन का शेड्यूल कास्ट है और 8% शेड्यूल ट्राइब है। कैसे इनको आउटकास्ट कर सकते हैं हम? इतना सारा काउंट है। क्लियर? कभी नहीं कर सकते। धीरे धीरे इनको नाम दिया गया दलित इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो वर्ड जनरेट हुआ ये हुआ ड्यू टू दी आउटकास्ट मेजर्स टेकन बाय हायर सोसाइटी। दबाया गया दलित और एक आइडेंटिटी दी गई ताकि इनके अपलिफ्टमेंट का काम किया जा सके। तो जब इतना बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का, डेफिनेटली पॉलिटिक्स में वो इन्फ्लुएंस रखेगा, डेफिनेटली लोगों की उनकी नीड्स के लिए वो अपने आदमी को चुनेंगे, और अपने लोगों को जो बढ़ावा देने के लिए जो लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो करती हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करो, कास्ट के आधार पर खरीद करो, कास्ट के बेसिस पे इमोशनल वोट्स मांगो और कास्ट के बेसिस पे ही आप वोटर्स को हायर करो, ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स? हाउ यू कैन एक्सप्लेन कास्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स? तो पहला पॉइंट तो ये कि कास्ट बेस्ड वोट्स मांगना, कास्ट बेस्ड अपील करना,
कास्ट के आधार पर वोटिंग मांगना, ये सब क्लियर। नाउ कास्ट कैंडिडेट आर प्रिफर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पहला तो पॉइंट ही यही है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम में बुक का ही है, अलग अलग लीडर्स हैं, किसी भी महानुभाव का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ देखो गुर्जर कोटा, कुर्मी कोटा, राजपूत कोटा, यादव कोटा, ठीक है, गरारिया कोटा, अहीर कोटा, लोहार कोटा, SC ST कोटा, यानी कई बार पॉलिटिकल विल जो है वो जानबूझकर कास्ट को मिक्स करती है पॉलिटिकल एरिना में, ताकि दे गेट मैक्सिमम वोट्स फॉर टू विन ऑफ पॉलिटिकल एरिया। जबकि इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने फिर बताया, किसी एक एरिया से भले ही SC कैटेगरी का कैंडिडेट खड़ा हो और पॉपुलेशन भी SC की ज्यादा हो, हर साल वो चुनाव जीते, ऐसा होता ही नहीं है। किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ेगा ना, पार्टी हारती है, पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है लोगों में बजाय कि कास्ट का। ये चीज पॉलिटिकल पार्टीज को समझनी है, ना कि इंडिविजुअल्स को, क्लियर। सेंटिमेंट वोटिंग, जाति के आधार पर वोट, हम आपका सामाजिक उत्थान करेंगे, हम हमारे समाज को आगे लाएंगे, हम हमारी पिछड़ी जातियों को आगे लाएंगे, होना चाहिए, बट नॉट द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, क्लियर। तो जो बेसिस है सेंटिमेंट वोट का, ये कास्ट के साथ एक प्रॉब्लम है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स, हम बात कर रहे हैं कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में, कास्ट इन पॉलिटिक्स, क्लियर। कास्ट बेस्ड पार्टीज एंड मोबिलाइजेशन, कास्ट के आधार पर जातियां, रैलियां, उनके इंटरेस्ट को सोशल या ग्रुपिज्म करके बताना, ये एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज का जो वो करती हैं कास्ट के आधार पर। सपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन कास्ट, और वोटिंग में जीतना, रोल भारत की अगर आप उठा के देखोगे, सरकार जो जीती है ना, उसमें अगर आप देखोगे जितने भी लोग जीते हैं, हर एक धर्म के समुदाय के व्यक्ति आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा। यही तो खूबसूरती है भारत के सेक्युलर स्टेट होने की। यही तो बात है कि कास्ट को पॉलिटिक्स के साथ क्यों मिक्स नहीं किया चाहिए, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। और कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इनटू द पॉलिटिक्स, दोनों सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन था, इसको यहाँ तक ध्यान रखें, इसको समझें, रिवाइज करें। थैंक यू सो मच। ये था हमारा चैप्टर जेंडर, रिलीजन, कास्ट। इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इसके क्वेश्चंस, डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर को समझने के लिए थीम चाहिए, एक मोटो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग समझें। डू लाइक, सब्सक्राइब मोशन फाउंडेशन एजुकेशन लिमिटेड, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।